गुड मॉर्निंग। तो कल के क्लास हम लोग देखे थे हेनरी का नियम, है ना। हेनरी का नियम था, हेनरी के नियम पर कुछ अनुप्रयोग थे। ठीक है, आज हम देखते हैं राउल्ट का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राउल्ट का नियम। ठीक, जो राउल्ट अपना नियम दिए थे वो दिए थे 1886 में। ठीक, राउल्ट, ठीक है। राउल्ट का नियम जो था वो बेसिकली वाष्प दाब पर था। ठीक है, तो राउल्ट का जो नियम है वो किस पर है? वाष्प दाब पे है। तो हमको इनका नियम जानने से पहले ये जानना होगा कि वाष्प दाब क्या होता है और वो कैसे क्रिएट होता है ना। तो आइए हम देखते हैं कि वाष्प दाब है क्या। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, राउल्ट के नियम को मिटा रहे हैं, आगे बात करेंगे इसके विषय में। ठीक है, आइए हम देखते हैं वाष्प दाब होता क्या है। वाष्प दाब इंग्लिश में इसको कहते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। अच्छा, ठीक, चलो ठीक है। ये अगर हम ले रहे हैं, ये वाटर है, ये क्या है? वाटर। अगर हम इस वाटर को गर्म करें, अगर इस पानी को हम गर्म करें, ठीक है, तो पानी जब गर्म होगा तो वेपर में बनेगा। अच्छा, इससे पहले एक बात और, ये जो पानी है इसमें दो चीजें हैं। एक तो पानी का ऊपर वाला हिस्सा है और एक है उस पानी के नीचे वाला हिस्सा। तो जो ऊपर है उसको हम कहते हैं सतह, और जो उसके नीचे है उसको हम कहते हैं स्थूल। समझ में आ रहा है? जैसे पानी है ना, तो ऊपर जो दिख रहा है वो है सतह, और जो उसके नीचे वाला हिस्सा है वो है स्थूल। ठीक, खासियत क्या है दोनों में, देखिए। तो नीचे वाला हो गया स्थूल और ऊपर वाला हो गया सतह। ठीक, अच्छा, स्थूल मतलब नीचे जो पानी है ना, हम एक को निकाल करके देखते हैं। जैसे ये है, इसी को हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये है। इस पर फोर्स कहाँ से लग रहा है? इसको ये मॉलिक्यूल पकड़ा होगा, ये पकड़ा होगा, ये पकड़ा होगा, ये मतलब इस पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा। तो स्थूल वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, उस पे अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल ज्यादा होगा, है ना। जो स्थूल मतलब जो सतह के नीचे होंगे वाटर के मॉलिक्यूल, उस पर आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, लेकिन जो सतह पर होंगे उस पर तो केवल यही बल लगा रहा होगा। ठीक है, हो सकता है बगल वाला लगाए, लेकिन स्थूल की तुलना में सतह पर आकर्षण बल कम लगेगा। ठीक, यहाँ पर आकर्षण बल क्या है? कम है। किसकी तुलना में? स्थूल की तुलना में। ठीक है, तो पहला बात हम ये देखें कि वाटर है, ऊपर जो है उसको सतह बोल रहे हैं, उसके नीचे जो है उसको स्थूल बोल रहे हैं। स्थूल पे चारों तरफ से सब पकड़े हुए हैं, मतलब स्थूल पे अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, और जो सतह है उस पर आकर्षण बल कम है, क्योंकि उस पर नीचे अगल बगल के फोर्स लगाए हैं, ऊपर से कोई लगाया नहीं है। ठीक है बात। तो अभी ये हो गया पानी थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज और होगा, सतह के जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर आए कैसे होंगे? तो सतह के मॉलिक्यूल के पास एक ऊर्जा होगी। जब भी कोई पार्टिकल मूवमेंट गति में होता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, जब भी कोई चीज गति में होता है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो सतह के मॉलिक्यूल के पास गतिज ऊर्जा भी ज्यादा रही होगी, तभी वो ऊपर आए होंगे। अगर गतिज ऊर्जा ज्यादा नहीं होती तो ये लड़-भिड़ करके ऊपर नहीं आते। समझ में आ रहा है? ठीक, तो कहने का मतलब यही कि सतह के मॉलिक्यूल के पास दो चीजें हैं। जो सतह के वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इनके पास एक तो आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है, और दूसरा इनके पास गतिज ऊर्जा अधिक है, गतिज ऊर्जा अधिक है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इतना देख लीजिए इसको। हम बताएं पानी में दो चीजें थी, एक सतह के मॉलिक्यूल थे वाटर के, एक उसके नीचे। तो जो सतह वाला है उसको तो सरफेस मॉलिक्यूल या सतह के अणु कहेंगे, और जो उसके नीचे है उसको स्थूल कहेंगे। स्थूल पर चारों तरफ से सब पकड़े हैं एक दूसरे को, तो उस पर आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है। और सतह पर क्या कर रहा है कि
नीचे से और अगल बगल से ही है बस अट्रैक्शन, ऊपर से नहीं है। मतलब स्थूल की तुलना में सतह पर आकर्षण कम है। दूसरी बात, सतह के पास गतिज ऊर्जा जाते हैं, इसलिए वो जल ऊपर आई होगी। अगर इसके पास गतिज ऊर्जा अधिक नहीं होता तो ये ऊपर नहीं आ पाती। ठीक है, अभी हम इतना बात किए हैं। अब हम देखते हैं कि वाष्प दाब क्या है। ठीक, हमको मेन तो ये पढ़ना है, हमको वाटर से तो मतलब पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है? वाष्प दाब। ठीक, इसको इरेज करना है। ठीक है, अभी हम दो चीज देखे थे। ठीक है, सतह के जो मॉलिक्यूल है उसके पास गतिज ऊर्जा ज्यादा है, ज्यादा है, लेकिन इसके पास आकर्षण क्या है? आकर्षण बल कम है। ठीक, दूसरा जो स्थूल थे, स्थूल को इंग्लिश में बल्क कहते हैं, तो कहीं बल्क लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसके पास आकर्षण बल क्या है? आकर्षण बल कम है, अधिक है, क्योंकि इसको चारों तरफ से सब पकड़े हुए हैं। ठीक, अब हम दो कंडीशन लेते हैं। ठीक है, एक बर्तन ले लिए जो खुला हुआ है, दूसरा बर्तन ले लिए जो बंद है। ठीक, बर्तन नहीं, उसको पात्र कहते हैं। ठीक है, यह है खुला पात्र और यह है बंद पात्र। टेम्परेचर हम फिक्स करते रहे, टेम्परेचर से कोई मजाक नहीं। ठीक, ये पानी हो गया, देखिए। अच्छा, ये हीट होगा, पानी धीरे धीरे हीट होगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा, फिर उसके बाद वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये वेपर में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जो वही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा, उसके बाद ये वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ से एक चीज देखो, है क्या? ये खुला पात्र है, तो जो वेपर बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, है ना? जो वेपर बनेगा वो कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। वेपर इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर नहीं लगाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये वेपर बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और ये वेपर इस लिक्विड के ऊपर क्या क्रिएट करेगा? ये वेपर इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो वेपर है बंद पात्र जब होगा तो ये वेपर इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो वाष्प लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है उसी को कहते हैं हम वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प के कारण किसी द्रव के सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। ठीक, वाष्प दाब खुले पात्र में होगा नहीं। ठीक, वाष्प दाब खुले पात्र में लगेगा ही नहीं। वाष्प दाब किस में लगेगा? बंद पात्र में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा इंक भर लें। देखिए, तो बंद पात्र है। ठीक है, क्लोज कंटेनर, क्लोज वेसल, कुछ भी कहिए। ठीक है, हीट हो रहा है, जब तक गर्म नहीं करेंगे वेपर बनेगा नहीं। ये बना वेपर। ठीक है, अच्छा, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है बात? द्रव की सतह पर द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। लेकिन कब? जब वेपर और ये द्रव साम्य अवस्था में हो, है ना? कहने का मतलब यह है कि जो लिक्विड है वो जैसे ही गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक भाग लिक्विड का चेंज हो रहा है, एक भाग गैस में,
वैसे ही एक भाग गैस का चेंज हो जाए तुरंत एक भाग लिक्विड में, ठीक है। एक पार्ट लिक्विड का एक पार्ट गैस में, वैसे ही गैस का एक पार्ट लिक्विड में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं साम्यावस्था। नहीं समझ में आया तो देखिए एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे ये बाल्टी है, ठीक है, यहाँ से एक नल है, ठीक है। नल में से केवल ये बाल्टी के ऊपर तो भरा हुआ है, बाल्टी भरना नहीं बता रहे हैं, सामने अवस्था बता रहे हैं। ध्यान सुनो, ठीक। अब इस पे जैसे ही जल की, अच्छा ये बाल्टी थोड़ा सा हल्का सा छेद हो, जैसे ही एक बूंद निकलता है वैसे ही एक बूंद आ जाता है, फिर जैसे ही अगला एक बूंद निकलेगा वैसे ही अगला एक बूंद आ जाएगा। तो क्रियाएं चल रही हैं, है ना, चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे ही एक बूंद पानी बाहर जा रहा है वैसे ही एक बूंद आ जा रहा है। तो वही कंडीशन यहाँ भी है ना। तो ऐसे ही स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था, ठीक है। तो बाहर से देखने पे पता न चले कि कुछ हो रहा है, ठीक है, वो जितना है उतना ही लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बाहर से देखेंगे तो हम जितना बाल्टी लगेगा कि बाल्टी भरा हुआ ही है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम बाहर से देखें तो लगेगा कि जितना लिक्विड था अभी भी उतना ही है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है कि एक पोर्शन लिक्विड का जैसे ही गैस में चेंज हो रहा है वैसे ही गैस का एक पोर्शन तुरंत लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब एक लाइन बढ़ा रहे हैं, जब द्रव तथा वाष्प साम्यावस्था में हो, ठीक है, साम्यावस्था में हो तब, ठीक है, तब वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। बात आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। लिखा है जब द्रव तथा वाष्प साम्यावस्था में हो तब वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। तो वाष्प दाब समझ में आया बात, ठीक। चलिए हम वाष्प दाब पढ़ लिए, अब देखते हैं कि चलिए, ठीक है, हम ये देखिए कि वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। जब द्रव और वाष्प साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था की बात समझ में आएगी कि क्या होता है, ठीक। चलिए देखिए, देखो अभी तक हम ये पढ़े थे कि वाष्प दाब क्या है। वाष्प दाब मतलब समझ में आएगा था, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वाष्प दाब किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। कंटेनर चाहे हम ऐसा लें चाहे ऐसा लें, ठीक है, चाहे बड़ा लें चाहे छोटा लें, है ना, इस पे डिपेंड करेगा, मतलब आकार या आकृति पर वाष्प दाब निर्भर करेगा, ये सब बंद है। आकार व आकृति पर वाष्प दाब निर्भर करेगा नहीं, ठीक है। हम जितना मात्रा लेंगे किसी पदार्थ का उतना ही वाष्प दाब बनेगा, ठीक है, वो चाहे बड़ा हो छोटा हो या कैसा भी, ठीक है। तो वो आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है, पहला। पहला बात, जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता, ठीक। वाष्प दाब जो है वो पात्र के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा बात, लेकिन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब
पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे वाटर है, ठीक है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बनाता है। और दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं एथेनॉल, तो एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जल्दी छोड़ता नहीं है, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, वो मॉलिक्यूल को बहुत तेजी से पकड़े रहता है, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल को बहुत तेजी से पकड़े हुए है तो वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है बहुत तेजी से पकड़ा है तो हिट देने पे वो तेजी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब इस वाले में क्या है कि आकर्षण बल ज्यादा है, ठीक है। तो आकर्षण बल इसमें ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर कम बन रहा है। अच्छा, दूसरे में देखते हैं, एथेनॉल में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो H2O की तुलना में इसमें जो आकर्षण बल है वो कम है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बनेगा, ठीक है। यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि जो वाष्प दाब है वो आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा संबंध, ठीक है। देखिए यहाँ पे आकर्षण बल ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है, और यहाँ पे आकर्षण बल कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा संबंध। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, आकर्षण बल वाष्प दाब व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। पदार्थ के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के, ठीक। देखिए इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मेरे कर रहा है, ठीक है। पहला पढ़े कि ये शेप एंड मतलब आकार व आकृति पर निर्भर, आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा हम देखें, एग्जाम्पल में देखे थे कि जो वाष्प दाब है वो समानुपाती है पदार्थ के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा देखते हैं पदार्थ पर, ठीक है, कि जो पदार्थ है, ठीक है। अब जो पदार्थ होगा वो 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। पदार्थ जो होगा वो 2 टाइप का हो सकता है वो वाष्पशील हो सकता है वो वाष्पशील हो, या हो सकता है वो अवाष्पशील हो, ठीक है। अगर पदार्थ वाष्पशील हुआ, वाष्पशील होने का मतलब यह है कि जो वाष्प में बदले, अवाष्पशील मतलब जो वाष्प में न बदले, ठीक। तो अगर वाष्पशील होगा तो वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब, अगर वाष्पशील होगा तो वाष्प दाब भी होगा, और अगर वाष्पशील नहीं होगा तो वहां पर वाष्प दाब भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो वाष्प दाब है, जो प्रेशर है वो 0 होगा, और यहाँ पर जो वाष्प दाब है, जो प्रेशर है वो 0 नहीं होगा। बराबर कट गया, मतलब P बराबर 0 इसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो P बराबर 0 नहीं है, ठीक है। जैसे वाटर वाष्पशील होता है तो इसका वाष्प दाब 0 होगा नहीं। यूरिया अवाष्पशील होता है, जितने भी सॉलिड है ना, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो जितने भी अवाष्पशील है ना, उनका वाष्प दाब 0 रहता है। और जितने भी उल्टा बोली, सुनिए, जो भी वाष्पशील है, जैसे वाटर हो गया, एथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ठीक है, उनका वाष्प दाब 0 नहीं होगा। लेकिन जितने भी अवाष्पशील है, जैसे जो सॉलिड होते हैं वो जनरली अवाष्पशील होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनका वाष्प दाब 0 होता है, ठीक। अच्छा, चौथा एक और चीज होता है, अगर मान लीजिए हम वाटर को हल्का हल्का गर्म कर रहे हैं तो वो जल्दी वेपर नहीं बनाएगा,
लेकिन वो तेजी से गर्म करने लगे, ठीक है, तो वो जल्दी वेपर बनाएगा। मतलब तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, ठीक है, और तापमान घटाने पर वाष्प दाब घटता है, ठीक है। यहाँ पे चीजें साथ साथ चल रही हैं, तो जब चीजें साथ साथ चलती हैं तो वहां पर हम समानुपाती का साइन ले लेते हैं। तो तापमान समानुपाती है वाष्प दाब के, ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक है, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो वाष्प दाब जो है कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे आकार व आकृति पर पहला बात निर्भर नहीं करता है। दूसरा, अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा, तेजी से एक दूसरे को सब पकड़ा रहेगा तो जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आकर्षण बल ज्यादा है तो वाष्प दाब कम बनेगा, और आकर्षण बल कम है, लूज पकड़ा है, तो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तीसरा, पदार्थ वाष्पशील रहेगा तो वाष्प दाब होगा उसका, और अवाष्पशील रहेगा तो वाष्प दाब नहीं होगा। अवाष्पशील मतलब वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वेपर प्रेशर कहां से बनाएगा। दूसरा, चौथा, तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ेगा, तापमान घटाने पर वाष्प दाब घटेगा, ठीक है। और ये है ग्राफ, सीधा नहीं खिंचाता, ये हल्का सा कर्व हो जाता है, ऐसा करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं आगे, चलिए देखिए, ठीक है। तो अभी हम देखते थे वाष्प दाब, ठीक है। उसके बाद देखिए वाष्प दाब किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो उम्मीद है उतना चीजें समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब। इसमें हमको दो चीजें देखना है विलयन के वाष्प दाब में। पहला, वाष्पशील द्रव के लिए, वाष्पशील द्रव के लिए विलयन का वाष्प दाब, ठीक। और दूसरा देखना है अवाष्पशील विलयन के लिए, अवाष्पशील विलयन के लिए अवाष्पशील द्रव के लिए, अवाष्पशील द्रव के लिए विलयन का वाष्प दाब, ठीक। तो पहले डिस्कस हम करते हैं कि जब विलयन कब बनेगा, जब उसमें विलेय और विलायक दोनों हो, ठीक है। तो वाष्पशील द्रव में विलेय भी वाष्पशील होगा और विलायक भी वाष्पशील होगा। तो उस तरीके से जो विलयन बनेगा तो उसके कारण जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, ठीक। ये मैनेज कर रहा है, ठीक है। और हम पहला लिखते हैं वाष्पशील द्रव के लिए विलयन का वाष्प दाब। पहला हमारा वाष्पशील द्रव के लिए विलयन का वाष्प दाब। देखिए विलयन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक विलेय और एक विलायक, एक विलेय और एक, सॉरी चलिए ठीक है, एक विलायक हो गया एक विलेय हो गया, दोनों चीज से मिलकर क्या बन जाएगा, विलेय। विलायक को हम एक कह रहे हैं और विलेय को हम दो कहेंगे, ठीक है। आप ए बी लिख सकते हैं, ए दो लिख सकते हैं, आपका इच्छा जो करिए, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में 1-2 के टर्म में समझाया है, ठीक है, इसलिए हम 1-2 ले लिए, ठीक। अब ये चीजें आगे आपको समझ में आएगी, ठीक, ठीक है। तो अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जैसे अगर कोई बोले शुद्ध तो विलायक एक के कारण वाष्प दाब, एक के कारण वाष्प दाब, तो हम इसको नॉर्मल लिखेंगे P1, ठीक है।
एक के कारण वाष्प दाब, लेकिन कोई भी बोल दे शुद्ध द्रव, यहाँ द्रव एक के कारण वाष्प दाब, यहाँ शुद्ध द्रव एक के कारण वाष्प दाब। तो जहां पर शुद्ध टर्म आएगा वहां पर नॉट लगा देंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल बोल दिया जाए कि द्रव एक के कारण वाष्प दाब, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा वेपर प्रेशर पहले के कारण नहीं लगा है, कुछ आंशिक वाष्प दाब है जो इसके कारण लगा हुआ है उस लिक्विड पर, ठीक। लेकिन शुद्ध द्रव एक के कारण वाष्प दाब अगर बोला गया तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें केवल और केवल एक के कारण ही उस लिक्विड के ऊपर वाष्प दाब लगा है, ठीक। तो अगर शुद्ध द्रव एक के कारण वाष्प दाब बोले तो P01 लिखेंगे, और नॉर्मल एक के कारण वाष्प दाब बोल दे तो P1 लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर है। चलिए अब हम आते हैं आगे। तो अगर नॉर्मल बोलेगा तो P1, लेकिन अगर बोल दिया शुद्ध तो हम लिखेंगे P01, सॉरी P01। यहाँ पे लिखेंगे P2, लेकिन शुद्धता का बात आ गया तो हम लिखेंगे P02, ठीक है। इतना लिखे विदेश करेंगे। देखिए हम देखें कि विलियन है, दो चीजों से मिलकर बन रहा था, विलायक और विलेय। विलायक को हम कहें कि 1 बोलेंगे और विलेय को हम कहें कि 2 बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये शुद्ध हो नॉर्मल, इसको P1, इसको P2, लेकिन जब शुद्ध होगा, शुद्ध द्रव 2 के कारण लगाया गया वाष्प दाब, शुद्ध द्रव 1 के कारण लगाया गया वाष्प दाब, तो इसको लिखेंगे P01, इसको लिखेंगे P02। अब हम लेते हैं, ठीक है। इसमें शुद्ध द्रव 1, शुद्ध द्रव 2, ठीक। अब ये दोनों को हम मिला दे रहे हैं, तो जब मिलाएंगे तो इसमें 1 भी होगा और 2 भी होगा, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। ऐसा बना, यहाँ पर भी वेपर क्रिएट होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। टेम्परेचर सब में फिक्स है, ठीक है। टेम्परेचर सब में फिक्स किए हैं। ये शुद्ध द्रव 1 के कारण वाष्प दाब है, इसको हम लिखेंगे P01। ये शुद्ध द्रव 2 के कारण है, इसको हम लिखेंगे P02। अब यहाँ P शुद्ध नहीं रह गया, इसमें 1 भी है और 2 भी है। वही बता रहे थे कि अगर दोनों चीजें हो तो यहाँ पर शुद्ध वाष्प दाब तो लग नहीं रहा है, एक अपना वाष्प दाब लगाएगा, 2 अपना वाष्प दाब लगाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P1 1 के वाष्प दाब के लिए और P2 दूसरे के वाष्प दाब के लिए। अच्छा, कौन कितना वाष्प दाब लगाएगा? 1 जितना रहेगा, है ना, 1 के मोलों की संख्या जितनी होगी वो या अगर हम कहें कि 1 का मोल अंश जितना होगा वो उतना वाष्प दाब लगाएगा, ठीक है। 1 का जितना मोल अंश होगा वह उतना वाष्प दाब लगाएगा, ठीक। और 2 का जितना मोल अंश होगा वह उतना वाष्प दाब लगाएगा। मतलब जो वाष्प दाब है वो 1 और 2 के मोल अंश के समानुपाती है, ऐसा बोल सकते हैं। जितना 1 का मोल अंश है उतना 1 वाष्प दाब लगा रहा है, और जितना 2 का मोल अंश है उतना दूसरा वाला वाष्प दाब लगा रहा है। तो 1 का वाष्प दाब समानुपाती है 1 के मोल अंश के, और 2 का वाष्प दाब समानुपाती है 2 के मोल अंश के, ठीक है। इसी को हम राउल्ट का नियम भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, स्थिर ताप पर, ठीक है, टेम्परेचर क्या है? फिक्स है। तो जब टेम्परेचर क्या हो? फिक्स हो, तो 1 का जो जितना मोल अंश रहेगा वो उस विलेन में उतना वाष्प दाब लगाएगा।
ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। कितना देखिए, इतना बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर दोनों क्या है, लिक्विड है और दोनों वाष्पशील है, ठीक है। यहाँ पे केवल एक के कारण वाष्प दाब बन रहा है, यहाँ पर केवल दो के कारण वाष्प दाब बन रहा है, तो ये हो गया P01, ये हो गया P02। यहाँ पर दोनों के कारण वाष्प दाब बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिखे P1 और यहाँ P2। अब कितना बन रहा है, जितना एक का मोल अंश होगा उतना एक का वाष्प दाब, जितना दो का मोल अंश होगा उतना दो का वाष्प दाब, ठीक है। तो लिखे यहाँ, तो स्थिर ताप पर एक का मूल अंश है ना, या किसी भी घटक का मूल अंश उसमें उपस्थित वाष्प दाब के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये क्या है, राउल्ट का नियम है। इसको हम लिख देते हैं जो राउल्ट का नियम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यही हमारा राउल्ट का नियम। किसी स्थिर ताप पर, ठीक है, टेम्परेचर फिक्स है, विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक, ध्यान दीजिएगा, वाष्पशील बोला है, अवाष्पशील नहीं, ठीक है, जो वेपर में कन्वर्ट हो, किसी विलयन में वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, एक अपना वाष्प दाब लगाएगा, दो अपना वाष्प दाब लगाएगा, ठीक है, तो टोटल तो ले नहीं सकते, तो हो गया आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के, ठीक है। इस अवयवी मान लीजिए एक है, तो एक के घटक के मोल अंश के समानुपाती होगा, वही बोल रहे थे कि जितना एक होगा, ठीक है, उतना ही एक के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब होगा, या जितना दो होगा उतना ही दो के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब होगा, ठीक है। ये राउल्ट का नियम है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो एक फॉर्मूला देखने को मिलता है हमको, है ना, कि P टोटल जो होता है वो P1 J1 प्लस P2 J2 के बराबर होता है। तो क्या होता है वो, चलिए देखिए। अभी हम देखें कि जो P1 था वो समानुपाती था J1 के, और जो P2 था वो समानुपाती था J2 के, ठीक है। इसको जीटा कहते हैं, जाई नहीं, इसको क्या कहते हैं, जीटा, जो, ठीक है। अगर हम इसको लेके चलें तो P1 समानुपाती है जीटा 1 के, या X भी बोल देते हैं कई लोग। समानुपाती का साइन हटाने के लिए एक हमको कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो हम के ले लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोले यहाँ से माना विलयन में शुद्ध द्रव एक के कारण वाष्प दाब, माना, ठीक है। तो अगर हम शुद्ध द्रव एक ले रहे हैं, ठीक है, तो केवल और केवल वाष्प दाब किसके कारण लग रहा है, एक के कारण। तो वहां जो मतलब दो चीजें है ना, जैसे एक चीज देख लीजिए, जो मोल अंश होता है या मोल भिन्न या मोल अंश होता है, उसमें ना जो जीटा होता है उसमें किसी विलयन का मोल अंश, है ना, को जोड़ने पर 1 आता है। किसी विलयन में जब हम उसके कुल मोल अंश को जोड़ लेंगे तो वो कितना आता है, 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बोल रहे हैं कि केवल एक का वाष्प दाब है, तो यहाँ पे जो दूसरे का मोल अंश होगा वो 0 होगा, और जो पहले का मोल अंश होगा वो 1 होगा, क्योंकि जो वाष्प दाब बन रहा है वो एक के कारण बन रहा है। तो इस, है ना, दूसरे के कारण एकदम नहीं बन रहा है, तो दूसरा एकदम नहीं बन रहा है मतलब 0, और दोनों को जोड़ने पे 1 आना चाहिए, तो इसका 1 होगा, तभी 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम इसमें रख देते हैं, और शुद्ध बोला है, तो अब P1 की जगह हम क्या लिखेंगे, P01 बराबर K J1, जो क्या K P1 0 और इसकी जगह 1, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम इरेज करना है। इतना ध्यान रखिएगा कि मोल अंश को जोड़ते हैं तो 1 आता है, ध्यान लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस वैल्यू को हम कहाँ रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में। तो P1 बराबर K J1 है, इसके देखो, ठीक है। अब जो हो गया P1, ठीक है, K की जगह क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से ये P1 नॉट K into 1 तो K1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो K का मान हो गया P0, तो P1 जो होगा वो P0 की क्या हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हाँ, के जगह क्या रख देंगे, पी नॉट। ठीक है, तो यहाँ रख रहे हैं तो P1 हो गया, के की जगह P नॉट हो गया और ये Xi1 बच गया, तो P नॉट Xi1। इसी तरीके से अगर हम दूसरे के लिए करेंगे तो आएगा P नॉट Xi2, ये आएगा ना। जैसे यहाँ पे क्या है, वहां शुद्ध द्रव 2 के कारण वाष्प दाब ले लेंगे तो 1 जीरो हो जाएगा, 2 1 आ जाएगा, तो वहां से ये चीज आ जाएगा। अच्छा, अगर हम निकालना चाहें कि टोटल प्रेशर कितना होगा, तो टोटल वही प्रेशर होगा जैसे हम मिलियन में देखे थे अभी कि पहले और दूसरे के कारण ये पहला अपना वाष्प दाब लगाएगा, दूसरा अपना वाष्प दाब लगाएगा, तो दोनों के कारण जो वाष्प दाब होगा वही टोटल होगा। तो पी टोटल जो होगा वो P1 और P2 के बराबर होगा। P1 का वैल्यू रख दीजिए, P नॉट Xi1 प्लस P नॉट Xi2, ये हो गया टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 3 चीज है, P1 है, P नॉट 1 है और ये Xi1 है। P1 का मतलब होता है विलयन में 1 के कारण लगाया गया आंशिक वाष्प दाब, विलयन में 1 के कारण लगाया गया आंशिक वाष्प दाब। इसका होता है द्रव का विलयन में 1 का शुद्ध वाष्प दाब। ठीक है, 1 के कारण लगाया गया शुद्ध वाष्प दाब। P1 का मतलब होता है 1 के कारण लगाया गया आंशिक वाष्प दाब। P नॉट 1 का मतलब होता है विलयन में द्रव 1 के कारण लगाया गया शुद्ध वाष्प दाब। ठीक है, Xi1 का होता है 1 का मोल प्रभाज, 1 का मोल अंश, विलयन में 1 का मोल अंश। उसी तरीके से 2 में होगा 2 का आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब, यहाँ पे 2 का मोल अंश। ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया। और एक चीज अभी ध्यान दीजिए, तो विलयन में मोल प्रभाज को जोड़ने पर 1 आता है। अभी इसका हम यूज करेंगे, इसको भी और आगे चलना है लेकर के। ठीक है, अगर मान लीजिए विलयन में 1 का मोल प्रभाज 1 का मोल प्रभाज 0.90, ठीक है, जानते हैं 0.70, तो दूसरे का मोल प्रभाज कितना होगा 0.30, तभी ना दोनों को मिला के 8 आएगा। विलयन में जो मोल अंश है उन दोनों को मिलाकर के 8 आना चाहिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करना है क्योंकि जगह नहीं। ठीक है, तो Xi1 और Xi2 को मिला के 1 होता है। एक ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज है। अभी हम देखें कि P टोटल जो था वो था P नॉट 1 Xi1 प्लस P नॉट 2 Xi2। अच्छा, अगर हम यहाँ से Xi1 का वैल्यू रखना चाहें तो हम ये रख सकते हैं 1 माइनस Xi2, तो हो गया P नॉट 1 माइनस Xi2 प्लस P नॉट 2 और ये हो गया Xi2। इसको हल करते हैं तो आएगा P, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो हो गया P नॉट 1 माइनस P नॉट 1 Xi2 प्लस P नॉट 2 Xi2, ये हो गया P टोटल। इसको थोड़ा सा हम सही से लिख लेते हैं, P नॉट 1 पहले प्लस दे देते हैं, P नॉट 2 Xi2 माइनस वाला उधर दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जैसे था वैसे, ये देखिए प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, इसको मैं सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए ये होगा P नॉट 1, ठीक, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है। देखिए Xi2 क्या है, कॉमन है, तो Xi2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा P नॉट 2 माइनस P नॉट 1। ठीक है, ये हो गया P टोटल, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो अभी हम ये बताए थे ये भी एक फॉर्मूला है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो यहाँ से निकल करके आता है। ठीक है, तो ये हो गया राउल्ट का नियम, राउल्ट के और हम जो लिए थे वो जब दोनों द्रव क्या हो, वाष्पशील हो, उसके कारण विलयन पर जो वाष्प दाब बनेगा उसका ये डेरिवेशन था। इसको आप लोग करिए, है ना, तब ये समझ में आएगा। आप लोग नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, देख के चले जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप लोग कॉपी में उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब दोनों द्रव क्या हो, वाष्पशील हो, तो उसके कारण विलयन पर लगाया गया वाष्प दाब
अब हम देखते हैं जब दोनों द्रव सॉरी जब एक द्रव वाष्पशील हो और एक द्रव अवाष्पशील हो, ठीक है, इसको मैनेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम देखे थे कि विलयन पर जो वाष्प पदार्थ लगता है उसमें पहला देखें कि जब दोनों द्रव क्या हो, वाष्पशील हो, तो उसके कारण जो वाष्प पदार्थ बनेगा वो क्या होगा। अब दूसरा ये है कि जब दोनों द्रव वाष्पशील ना हो, है ना, कहने का मतलब है कि उसमें एक वाष्पशील होगा और एक वाष्पशील नहीं होगा। तो दूसरा हमारा है जब दोनों द्रव वाष्पशील न हो। अब जब दोनों द्रव वाष्पशील नहीं होगा तो कोई एक अवाष्पशील होगा और जो वाष्पशील होगा वो सॉलिड होगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो विलयन बनेगा इसमें दो चीजें होंगी, एक तो होगा विलायक और एक होगा विलेय। तो यहाँ पर जो हम विलेय लेंगे वो अवाष्पशील लेंगे। अब हेडिंग में कुछ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, हम हेडिंग अपने हिसाब से दिए हैं, अवाष्पशील, ठीक। और विलायक क्या होगा, वाष्पशील। जैसे वाष्पशील में वाटर हो गया, एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, टर्बिन बेंजीन कुछ भी, ठीक है, एटसेट्रा। अवाष्पशील में जैसे हम ले लेते हैं यूरिया, ठीक है। तो अभी हम बताए थे विलायक को हम एक कहेंगे, अब ले कहूँ तो कहेंगे, हम बार बार एक को लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक जहां पर हम लिखेंगे उसका मतलब आप समझिएगा विलायक के कारण द्रव की सतह पर लगाया गया वाष्प दाब, और जहां दो लिखेंगे वहां समझिएगा विलेय के कारण लगाया गया वाष्प दाब, ठीक। देखिए इतना, चलिए डायग्राम बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बस थोड़ा सा और है, कुछ देर और, ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर समाप्त होगा। आप लोग अपने अंदर तो होंगे, ये हम विलायक ले लिए, ये हम क्या ले लिए, विलायक, इसको हम कहें 1 प्लस ये हम ले लिए विलेय, इसको हम कह रहे हैं 2। तो यहाँ पर जो विलेय है ये अवाष्पशील है, ये क्या है, अवाष्पशील। अगर ये अवाष्पशील है तो वाष्प बनाएगा नहीं, ये वाष्प नहीं बनाएगा। और विलायक जो है वो वाष्पशील है, मतलब ये वाष्प बनाएगा। ये दोनों को मिलाते हैं, तो जब मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा उसमें एक का भी वाष्प पदार्थ होगा और दो का भी, सॉरी, एक का वाष्प पदार्थ होगा, दो तो वाष्पशील है ही नहीं। तो लेकिन जो दो होगा वो कहीं कहीं आ जाएगा, ये दो, एक एक दो, एक दो दो, ठीक है, कहीं कहीं आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल एक ही है और केवल इसी का वाष्प दाब है, तो हम इसको लिखेंगे P01, क्योंकि शुद्ध द्रव एक के कारण लगाया गया वाष्प दाब है, ठीक है। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर वाष्प दाब तो है, लेकिन यहाँ पर जो वाष्प दाब है ये अवाष्पशील के आने की वजह से क्या हो गया है, कुछ कम वेपर बनेगा, लेकिन जितना इसका बनेगा उतना इसका नहीं बनेगा, ठीक है। सपोज करिए पहले ऊपर 10 थे, ठीक है, अब 10 में से बीच बीच में कुछ आ गए, ठीक है, तो बीच बीच में कुछ आएंगे तो ऊपर सरफेस वाले क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि जो वाष्प में चेंज होते हैं वो सतह के ही होते हैं। सतह के इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए वो जल्दी चेंज होते हैं, ठीक। देखिए तो अब लेकिन सतह पे पहले यहाँ पे सपोज के लिए 10 था, अब 10 तो है नहीं, 8 नॉट है, ठीक है। तो इसकी तुलना में इसमें वाष्प जो बनेगा, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, कम बनेगा। तो लिखेंगे P1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों चीज है, केवल शुद्ध द्रव एक तो है नहीं, यहाँ पर दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर वाष्प क्या होगा, ज्यादा बनेगा, और यहाँ पर वाष्प कम बनेगा, मतलब जो P01 होगा वो ज्यादा होगा किससे, P1 से, ठीक है, ऐसा होगा। जो महत्वपूर्ण लाइन है, और ये बनेगा कितना, जितना एक का मोलेंस होगा, ठीक है, उतना ही वाष्प बनेगा। देखिए ठीक है, फिनिश करेंगे। देखिए तो हमको वहां से क्या पता चला कि जब हम अवाष्पशील विलेय को
लेते हैं तो विलयन का जो वेपर प्रेशर है वह कम हो जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब एक एक बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। चलिए अब इस पर जो थोड़ा सा हम देखते हैं कुछ फॉर्मूला इसका बनता है। तो जो P1 है वो समानुपाती है Xi1 के। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस हुआ था, एक कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम कि ये शुद्ध द्रव A के कारण वाष्प दाब है, तो K की जगह हम क्या ले लेंगे, चलिए माना शुद्ध द्रव 1 के कारण वाष्प दाब, जो शुद्ध द्रव 1 होगा तो ये हो जाएगा P01 बराबर ये हो गया K और ये हो गया 1, क्योंकि केवल इसी के मोल है, दूसरे के मोल तो है नहीं। ठीक है, ये हो गया P01 बराबर K। ठीक है, तो K का मान हम इसमें उठा करके रख देंगे, तो रखेंगे तो आएगा P1 बराबर P01 Xi1। ठीक, लिख देते हैं P1 बराबर आ गया P01 और ये हो गया Xi1। चूंकि zeta1 और zeta2 मिलाकर के 1 होता है। ठीक है, तो zeta1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस zeta2। तो P1 बराबर हो गया P01 1 माइनस zeta2। P1 बराबर P01 माइनस P01 zeta2। ठीक, सॉरी ठीक, हाँ इसको इधर बुला लेंगे। P01 zeta2 बराबर P01 माइनस P1। ये देखिए ये क्या बता रहा है, ये हमको अंतर बता रहा है। ठीक है, कि शुद्ध द्रव 1 के कारण जो वाष्प दाब, ठीक है, और 1 के कारण वाष्प दाब, 1 के कारण 1 का आंशिक वाष्प दाब, तो ये दोनों का अंतर है। मान लीजिए शुद्ध द्रव में 50 था और 1 का आंशिक वाष्प दाब 30 था, तो ये द्रव में क्या सॉरी तो ये वाष्प में क्या बता रहा है, वाष्प दाब में अंतर बता रहा है। इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कम होना। ठीक है, कितना कम हुआ है वो यही से पता चलता है। तो यहाँ से अगर हम zeta2 देखें तो ये होगा P01 माइनस P1 अपॉन P01। अब ये हमको जो है ये बता रहा है कि आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये क्या बता रहा है, आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये हमारा एक अवनमन, ये हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो हमारा एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, देखिए अणुसंख्य गुणधर्म वो होता है ना, जो नंबर पर डिपेंड करता है, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे हमसे पूछिए। ठीक है, हम प्रयास करेंगे उसका जवाब देने का। ठीक है, जब भी हम लेक्चर अपलोड करेंगे तो हम जो भी आप लोग का डाउट होगा या जो भी क्वेश्चन होगा उस पर हम प्रयास करेंगे कि आप लोग का जवाब दे करके फिर उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, और रही बात इस पर सवाल की, तो ये सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।